स्टूडेंट्स, वेलकम इन एवीएम क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने लिमिटेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी किया था, जिसमें आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन और प्लैंक्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही हम कंटिन्यू करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट की थी। थोड़ा सा अगर आपको याद हो कि किसी मेटल सरफेस से जब इंसिडेंट रेडिएशन आती है, किसी भी एचन्यू की होती है, तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के लिए जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, वो हमेशा क्या होती है? कम, मिनिमम। तो उससे हमें इंसिडेंट जो फोटोन है उसकी एनर्जी क्या चाहिए? हमेशा ज्यादा। तो इससे रिलेटेड मैं थोड़ी सी एक बात जो है वो बताना चाहूंगी यहाँ पर, ताकि हम इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को थोड़ा डिटेल में कर पाए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो इस इफेक्ट पे काम कर रहा है। हालांकि ये बात हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारा यहाँ पर देखने लायक था कि देयर विल बी नो गैप बिटवीन इंसिडेंट एंड इजेक्शन। कि जैसे इंसिडेंट रे आए और कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो तो उनके बीच में कोई गैप न रहे, कोई टाइम का गैप ना रहे कि भाई इंसिडेंट तो हो गया, रेडिएशन तो आ गई, थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन चलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई फोटोन आ रहा है, उसकी एनर्जी है और वो मैक्सिमम है, तो इलेक्ट्रॉन को वहां से तुरंत इजेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड वैल्यू उस टाइम लिमिट में रहेगी और उससे ज्यादा एनर्जी उसको मिल गई तो उसको इजेक्ट होना ही पड़ेगा। तो वहां पर कोई गैप नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा गैप रहता है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं आती। मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से लीव करता है तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो बढ़नी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, तभी वो इंसिडेंट माना जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा, इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। कहने का मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि फोटोन की एनर्जी ज्यादा है और थ्रेशोल्ड एनर्जी कम है, या फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है। तो ये कंजर्वेशन एनर्जी लॉ कहाँ लगा? कंजर्वेशन एनर्जी लॉ लगा कि जब हमने ये कहा कि इनकी एनर्जी इक्वल है लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन अगर फोटोन की एनर्जी ज्यादा हो रही है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। तो कंजर्वेशन का मतलब ये है कि अगर हम थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देते हैं तो हमें वो टोटल एनर्जी के अमाउंट जितनी मिलेगी। चाहे हम कितनी ही एनर्जी लगा ले, चाहे फोटोन कितनी ही एनर्जी लगा ले, अगर इस थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ मैं काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देती हूं, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की अमाउंट रिमेन सेम। तो यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि बोथ आर सेम। कितने ही इजेक्शंस हो जाएं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इजेक्शन के बाद भी फोटोन की एनर्जी के इक्वल ही रहनी चाहिए। अच्छा, इसी बात को हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बिहाफ पर बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में बात करते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दी थी मैक्स प्लैंक ने। जब तक ये थ्योरी नहीं आई थी, इससे पहले जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के स्पेक्ट्रम को पढ़ा, तो हमारे दिमाग में एक ही बात चलती थी कि जो लाइट है, जो रेडिएशंस हैं, वो ऐसे चलती हैं जस्ट लाइक वेव। तभी तो हमने वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, उन सभी बातों को पढ़ा कि वेव की तरह चलती हैं। बट एक्चुअली मैक्स प्लैंक ने कहा कि ये कोई वेव नहीं है। आप इनको क्रस्ट एंड ट्रफ पढ़ रहे हो, ये कोई वेव नहीं है। कोई रेडिएशन अगर आ रही है तो दीज आर दी स्मॉल पैकेट्स। वो छोटे छोटे पैकेट्स हैं जो एक दूसरे से टकराते हुए आगे चलते हैं और डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में। एक छोटा पैकेट आया, दैट इज कॉल्ड फोटोन, एनर्जी पैकेट है, उसने अगले को टक्कर मारी, उसने उससे अगले को, उसने उससे अगले को, इस तरीके से वो चल रहे हैं और वो इतने फ्रीक्वेंटली चलते हैं कि हमें लगता है कि वो वेव है, बट दे आर नॉट वेव, दे आर एक्चुअली अ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। मैंने यहां लिखा भी है, द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड डिसकंटिन्यूअसली, क्योंकि गैप हो गया ना। अब एक बॉल जस्ट लाइक दिस, कि एक एनर्जी पैकेट, दूसरा एनर्जी पैकेट, तीसरा एनर्जी पैकेट, चौथा एनर्जी पैकेट, ये इसको हिट कर रहा है, ये इसको हिट कर रहा है, ये इसको हिट, इनके बीच में थोड़ा सा गैप है, इसीलिए बोलेंगे इनको डिसकंटिन्यूअस। Discontinuously in the form of small packets of energy called quantum. इन छोटे छोटे पैकेट्स का नाम है क्वांटम।
और अगर लाइट के केस में बात करें तो इनको बोला जाता है फोटोन। बेटा जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जिक्र करेंगे तो हम वर्ड यूज करेंगे फोटोन, ना कि क्वांटम। और क्वांटम एक सिंगुलर वर्ड है, अगर हम इसको प्लूरल लेते हैं तो इसका नाम होता है क्वांटा, राइट। क्वांटा और फोटोन। तो जितनी भी लाइट्स की बातें होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बातें होंगी, रेडिएशन की बात होगी, एनर्जी की बात होगी, वहां पर हम कौन सा टर्म लेंगे? फोटोन। क्योंकि फोटोन किस केस में बात कर रहा है? लाइट के केस में। चलिए इसी को आगे लेकर चलते हैं कि ये अब थ्योरी कह क्या रही है एक्चुअल में। ये थ्योरी कह रही है कि अगर कोई इंसिडेंट रे आपको दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है कि वो आ रही स्मॉल एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में, तो वो एनर्जी जो है वो उस स्मॉल पैकेट की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मैंने यहां पे लिखा भी है, देखिए, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ये एनर्जी है किसकी? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, यानी जो छोटा एनर्जी पैकेट है जिसको हम फेंक रहे हैं, जिससे हम बम्बार्ड करवा रहे हैं, जिसको हम इंसिडेंट करवा रहे हैं, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी? देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से आएंगे उतनी ज्यादा ही तो हमें अमाउंट वहां पे ट्रैवल होती हुई दिखाई देगी। अच्छा, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब प्लैंक ने इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए एक सिंबल दिया H और नाम रखा प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है, कैलकुलेटेड अमाउंट की वैल्यू है, और ये कांस्टेंट है तो फिक्स रहती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अगर वैल्यू जूल में लिखी जाए तो हमें ये यूज करनी है, और अगर वैल्यू को जूल से हम अर्ज में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये वैल्यू लिखनी है। यूनिट कन्वर्जन्स हैं, यूनिट कन्वर्जन्स में आप आसानी से देख सकते हैं कि जूल को जब हम अर्ज में कन्वर्ट करते हैं तो 1 जूल में 10⁻7 अर्ज होते हैं, राइट। तो जूल सेकेंड में हमें ये वैल्यू रखनी होगी, अर्ज सेकेंड में हमें ये वैल्यू रखनी होगी। अब कह रहा है कि अगर एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो H वहां पर क्या हो गया? प्लैंक्स कांस्टेंट। हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दिया। हम नीचे आते हैं। हमें ये भी पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है c/λ। ये रिलेशन भी हमने पहले प्रूव किया हुआ है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है और जो फ्रीक्वेंसी है और जो वेवलेंथ है उनका रिलेशन होता है आपस में। अब इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया। Put this value in equation number first, then we got the equation number second. This is our equation number second, जिसकी हेल्प से हम लैम्डा यानी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी जान सकते हैं। यहाँ पर कोई इंटीजर नहीं है, कोई होल नंबर इंटीजर नहीं है, तो हम इस वैल्यू को कितने मोल के लिए मानकर चलते हैं? 1 मोल के लिए। लेकिन अगर मैं n इंटीजर लगा दूं, n इंटीजर इज एनी होल नंबर, तो मुझे ये n मोल के लिए मिलेगी। सपोज मेरे पास 2 क्वांटा है, 2 फोटोन है, तो मैं लिखूंगी 2। तो 2 क्या है? 2 मोल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 मोल के लिए मुझे ये वैल्यू मिलेगी। दिस इज फॉर द n मोल ऑफ द फोटोन। एनर्जी कैलकुलेट करनी है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा। h प्लैंक्स कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए। जब मुझे कोई कोफिशिएंट ना मिले, कोई इंटीजर ना मिले, तो मैं वहां पर ऑटोमेटिकली 1 मोल के लिए कंसिडर कर लूंगी, राइट। अगर यही बात हम किसी 1 मोल फोटोन की करें, 1 मोल फोटोन मतलब एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर की बात करें तो हम एवोगाड्रो नंबर से हमारी एनर्जी h न्यू को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। दिस Na स्टैंड्स फॉर एवोगाड्रो नंबर। अगर हमें किसी के नंबर अमाउंट के 1 मोल के बारे में जानना है, 1 मोल में एनर्जी जाननी है, तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? एवोगाड्रो नंबर से। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी को अगर हम वेवलेंथ के टर्म में चाहते हैं तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, राइट। दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन, दिस वन इज द थर्ड इक्वेशन, दैट वन इज द फोर्थ एंड दैट वन इज द फिफ्थ इक्वेशन। दीज इक्वेशंस आर वेरी कंटिन्यूअसली। अब इसी से एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट यहां पर बनता है। आपको नोट वर्ड जहां पर लिखा मिले, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात वहां पर होने वाली है। कह रहे हैं कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट,
यही बात हमने यहां की थी। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर है? थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। और शायद यही बात हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में की थी कि एनर्जी जो है इंसिडेंट रेडिएशंस की थ्रेशोल्ड एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होनी चाहिए। अब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट को मैंने ई से रिप्रेजेंट किया, थ्रेशोल्ड एनर्जी को मैंने ई नॉट से रिप्रेजेंट किया और काइनेटिक एनर्जी मेरी मैक्सिमम यहां पर है। ई क्या है? एनर्जी। एनर्जी अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्या होती है? एच न्यू। मैंने एच न्यू लिखा। ई नॉट भी एनर्जी है बट थ्रेशोल्ड है, तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। मैंने ये वैल्यूज पुट की। फ्रीक्वेंसीज की टर्म्स को मैं एक तरफ ले गई, फ्रीक्वेंसीज की टर्म्स को मैंने वेवलेंथ की टर्म में कन्वर्ट किया। मैं यहां पर थोड़ा सा और अच्छे से इसको लिखकर दिखाती हूं आपको कि ये क्या बोल रहा है, थोड़ा सा और क्लियरली हम इसको देखेंगे। नोट के बारे में ही बात करनी है आपको कि क्या कह रहा है ये। देखिएगा इधर, एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, राइट। ये एनर्जी की टर्म में है। इंसिडेंट एनर्जी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल बेस्ड है, न्यूमेरिकल्स होते हैं इस पे बहुत सारे, बहुत इंपॉर्टेंटली हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। तो एनर्जी अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्या है? एच न्यू। हमने इसको क्या लिखा? एच न्यू। और ई नॉट क्या है? ई नॉट भी तो एनर्जी है, एनर्जी लेकिन कौन सी? थ्रेशोल्ड। तो इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कौन सी होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नाउ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज अगेन मैक्सिमम बिकॉज इट अंडरगो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप इसको कौन सी एनर्जी बोल रहे हो? ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। और फोटो इलेक्ट्रॉन कब होंगे? जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। एच न्यू, ये दोनों टर्म सेम है। मैं इनको थोड़ा सा एक साइड लेके जाती हूँ तो मुझे मिला एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, इनमें से कॉमन क्या है? इनमें से कॉमन है प्लैंक्स कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को कॉमन करने से पहले मैं फ्रीक्वेंसी की टर्म को, ये तो फ्रीक्वेंसी की टर्म में हमारे पास रिलेशन आ गया, फ्रीक्वेंसी की टर्म को अगर मैं वेवलेंथ की टर्म में कन्वर्ट करती हूं तो लाइक दिस, एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा नॉट। बेटा फ्रीक्वेंसी, दैट दिस फ्रीक्वेंसी इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी and this wavelength is threshold wavelength. Now in terms of the wavelength, which one is common? Planck's constant is common. Now c by lambda minus c by lambda naught is equal to kinetic energy. This is the relation which is derived and which is very useful to calculate the numerical problems. Got it? आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि अगर आपके पास यूनिट जूल में हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो या फिर कुलाम लॉ में हो तो आप कैसे कन्वर्ट कीजिएगा। यहाँ पर एक टर्म आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पता हो जब हमारे पास दो मेटल प्लेट्स होंगी और एक मेटल यहाँ से मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर दूसरी मेटल प्लेट तक अपना डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उस वक्त जो चार्ज उस पर होता है, जो उसकी वैल्यू होती है, या जो पोटेंशियल डिफरेंस, आप इसको बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक इलेक्ट्रॉन का 1 सेंटीमीटर अपार्ट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को बोला जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू में 1 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 10 - 19 कूलम। तो ये वैल्यू हमने लिख दी। अब कुलाम वोल्ट है, यहाँ पर चार्ज और वोल्ट है तो कुलाम वोल्ट है, हमने इसको जूल में कन्वर्ट किया क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1 जूल के बराबर माना गया है, तो इतने कुलाम वोल्ट को भी हमने उतने ही जूल के बराबर मान लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर हो गया? 1.602 इंटू 10 - 19 जूल। ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करती हैं। जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होगी, जैसे यूनिट कन्वर्जन में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कीजिए कि एनर्जी हमेशा जूल में कंसीडर की जाती है और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। जैसे यहाँ पर हमने जूल को अर्ज में कन्वर्ट किया था तो जूल से अर्ज की कन्वर्जन हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज बनते हैं जिनके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स इजीली कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक सफिशिएंट होगा और आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। नेक्स्ट
जो हमारे पास टॉपिक आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।